हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। और मैं ऐसा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी पूरी जुनून, जोश और जज्बा और उम्मीद भरी तैयारी हो रही होगी, जिसकी मैं उम्मीद करता हूं। और मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग बहुत जल्द ही आप अपनी मुकाम को हासिल कर पाएंगे। तो ठीक है, आज की इस सेशन में आपको बता दूं कि साइंस का 50 क्वेश्चंस, उसके साथ उसका जवाब बताया जाएगा। ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन को अच्छी से समझिए ताकि आपको मदद मिलेगा एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे तो उसको अच्छे से समझिए और उसको लिखिए, बार बार लिखिए, बार बार उसे पढ़िए, बार बार याद कीजिए, बार बार सुनिए, ताकि आपका एक ही लक्ष्य है, अपने लक्ष्य को हासिल करना। ठीक है, तो चलिए बिना समय को हम गंवाएं आज की पहली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पादप कोशिकाएं चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरी रहती है, उस आवरण को क्या कहते हैं। पादप कोशिकाएं चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरी रहती है, उस आवरण को क्या कहते हैं। तो उस आवरण को क्या कहते हैं, तो उत्तर लिखिए कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन लिखिए, कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है। कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है, तो कोशिका भित्ति उत्तर लिखिए सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन लिखिए, जीव द्रव का वह भाग जो दो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन लिखिए, जीव द्रव का वह भाग जो दो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है उसे क्या कहते हैं। उत्तर लिखिए कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। अगला क्वेश्चन, जंतु एवं पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में अत्यंत सूक्ष्म शाखित झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है, उस जालिका को क्या कहा जाता है। तो उस जालिका को अंतःप्रद्रवी जालिका कहा जाता है। अंतःप्रद्रवी जालिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतःप्रद्रवी जालिका की बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटी छोटी कण पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो उत्तर लिखिए राइबोसोम। क्या कहते हैं, राइबोसोम। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम की खोज किसने की थी। उत्तर लिखिए पैलेट। किसने की थी, पैलेट। और कब किए थे, तो 1955 ईस्वी में। कब किए थे, 1955 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन लिखिए, ऐसे राइबोसोम जो गुच्छों में मिलते हैं क्या कहलाते हैं। तो उत्तर लिखिए पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। अगला क्वेश्चन लिखिए, गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय की खोज किसने की थी। तो उत्तर लिखिए कैमिलो गोल्जी। किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने। कब किए थे, तो 1898 ईस्वी को किए थे। कब किए थे, 1898 ईस्वी को किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डवे ने की थी। किसने की थी, क्रिश्चियन डी डवे ने। कब किए थे, 1950 ईस्वी में। कब किए थे, 1950 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। उत्तर लिखिए लाइसोसोम। किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, उसका कुछ विश्लेषण जो आपको मेरे द्वारा लिखा है, मैंने इसको लिखा हूँ और आप इसको अच्छे से समझिए, और जहाँ ना समझ में तो उसको पॉज कीजिए और आप खुद से इसको पढ़िए। ठीक है, यह बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग है जो छोटी छोटी पुट्टिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। इसके चारों तरफ एक पतली झिल्ली होती है। इसका आकार बहुत छोटा और थैली जैसा होता है। कैसा आकार होता है इसका, छोटा और थैली जैसा होता है। इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। यानी जो लाइसोसोम के अंदर ऐसे एंजाइम होते हैं जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता रहती है।
कोशिका उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं एवं इनमें मौजूद एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती है, अतः इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो उत्तर लिखिए, अल्त्शमेन नामक वैज्ञानिक ने 1890 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1890 ईस्वी में किए थे। किसने की? तो अल्त्शमेन नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली से अनेक परवद निकलकर माइटोकॉन्ड्रिया गुहा मैट्रिक्स में लटके रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली से अनेक परवद निकलकर माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में लटके रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उत्तर लिखिए, क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। अगला क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? तो उत्तर लिखिए, माइटोकॉन्ड्रिया। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, वर्णी लवक पौधों के किस भागों में पाया जाता है? वर्णी लवक पौधों के किस भागों में पाया जाता है? तो उत्तर लिखिए, पुष्प, फलाभित्ति तथा बीज। पुष्प, फलाभित्ति तथा बीज। वर्णी लवक को ही इंग्लिश में बोला जाता है क्रोमोप्लास्ट। क्या बोला जाता है? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, निम्नलिखित में से किस लवक की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है? निम्नलिखित में से किस लवक की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है? उत्तर लिखिए, हरित लवक। किसकी वजह से? हरित लवक की वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, किस लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है? देखिए यहाँ पे घट लिखा गया, गलती है। ठीक है, यहाँ पे रसोई घर। ठीक है, तो किस लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है? तो हरित लवक को कहा जाता है। किसके कहा जाता है? तो हरित लवक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन लिखिए, कोशिका की रसधानियाँ चारों ओर से एक अर्ध परागमय झिल्ली से घिरी रहती है, जिसे क्या कहते हैं? तो टोनोप्लास्ट कहते हैं। कोशिका की रसधानियाँ चारों ओर से एक अर्ध परागमय झिल्ली से घिरी रहती है, जिसे क्या कहते हैं? तो टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन, तारकाय की खोज किसने की थी? तारकाय की खोज किसने की थी? उत्तर लिखे, बाबेरी ने। किसने की थी? बाबेरी ने। कब किए थे? तो 1888 ईस्वी में। कब किए थे? तो 1888 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? उत्तर लिखिए, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, कोशिका द्रव के बीच में एक बड़ी गोल एवं गाढ़ी संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव के बीच में एक बड़ी गोल एवं गाढ़ी संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? उत्तर लिखिए, केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक। अगला क्वेश्चन, केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत की एक झिल्ली होती है। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत की एक झिल्ली होती है, उसे क्या कहते हैं? उत्तर लिखिए, केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली। केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली। अगला क्वेश्चन लिखिए, केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्धतरल द्रव भरा रहता है, उसे क्या कहते हैं? केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्धतरल द्रव भरा रहता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तर लिखिए, केंद्रक द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव कहते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रक द्रव में महीन धागों की जाल जैसी रचना पाई जाती है। केंद्रक द्रव में महीन धागों की जाल जैसी रचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो उत्तर लिखिए, क्रोमेटिन जालिका। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन जालिका। अगला क्वेश्चन, अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो उत्तर है डीएनए। किसके द्वारा? डीएनए। अगला क्वेश्चन, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका के धागों अलग होकर कई छोटी और मोटी छड़ जैसी रचना में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन को लिखिए, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका के धागे अलग होकर
कई छोटी और मोटी छड़ जैसी रचना में परिवर्तित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। डीएनए के बारे में कुछ बातें बताया गया कि डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो जीन कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको लिखिए और आप जवाब दे दीजिएगा कि डीएनए की क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो जीन कहते हैं। ठीक है, अतः डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ तथा जीन को आनुवांशिक इकाई कहते हैं। ठीक है, डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ तथा जीन को आनुवांशिक इकाई कहते हैं। तो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिए। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव में एक छोटी गोलाकार या अंडाकार रचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव में एक छोटी गोलाकार या अंडाकार रचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? तो केंद्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए। गुणसूत्र का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? गुणसूत्र का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो पेलिकल कहलाता है। क्या कहलाता है? पेलिकल कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन। मैट्रिक्स में गुणसूत्र की पूरी लंबाई में दो समांतर कुंडलित धागों के समान रचना होती है, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन को फिर से सुनिए। मैट्रिक्स में गुणसूत्र की पूरी लंबाई में दो समांतर कुंडलित धागों के समान रचना होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उत्तर लिखिए क्रोमैटिड्स। क्या कहते हैं? क्रोमैटिड्स या अर्धगुणसूत्र। क्या बोलते हैं? अर्धगुणसूत्र। अगला क्वेश्चन लिखिए। सेंट्रोमियर की उपस्थिति के कारण ही गुणसूत्र दो भागों में विभाजित हो जाता है। उसके प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? सेंट्रोमियर की उपस्थिति के कारण ही गुणसूत्र दो भागों में विभाजित हो जाता है। उसके प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है? तो उत्तर लिखिए बाहु। क्या कहा जाता है? बाहु। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। गुणसूत्र के दोनों बाहुओं के संधि स्थल पर एक संकुचन होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन को फिर से दोहरा रहा हूँ। गुणसूत्र के दोनों बाहुओं के संधि स्थल पर एक संकुचन होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उत्तर लिखिए प्राथमिक संकुचन। क्या बोला जाता है? प्राथमिक संकुचन, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। कभी कभी गुणसूत्रों की बाहुओं में प्राथमिक संकुचन के अलावे एक अन्य संकुचन भी देखने को मिलता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन को समझिए। कभी कभी गुणसूत्र की बाहुओं में प्राथमिक संकुचन के अलावे एक अन्य संकुचन भी देखने को मिलता है, उसे क्या कहते हैं? तो उत्तर लिखिए द्वितीयक संकुचन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक संकुचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए। गुणसूत्र का शीर्ष भाग क्या कहलाता है? गुणसूत्र का शीर्ष भाग क्या कहलाता है? उत्तर लिखिए टेलोमियर। क्या कहलाता है? टेलोमियर। अगला क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं में कितना गुणसूत्र होता है? मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं में कितना गुणसूत्र होता है? उत्तर 46। कितने होते हैं? 46। अगला क्वेश्चन लिखिए। ड्रोसोफिला की कोशिकाओं में कितना गुणसूत्र है? 8। कितना होता है? 8। किसके? तो ड्रोसोफिला की कोशिकाओं में कितना गुणसूत्र होता है? तो 8। अगला क्वेश्चन। मक्का के पौधों की कोशिकाओं में कितना गुणसूत्र होता है? 24। मक्का के पौधों की कोशिकाओं में कितना गुणसूत्र होता है? 24। अगला क्वेश्चन। आलू के पौधों की कोशिकाओं में कितना गुणसूत्र होता है? 48। आलू के पौधों की कोशिकाओं में कितना गुणसूत्र होता है? 48। प्रत्येक जीवों की कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। एक गुणसूत्र सदा
जोड़े में होते हैं। ठीक है, जो गुणसूत्र के बारे में है कि प्रत्येक जीवों की कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। यानी ठीक है, गुणसूत्र अप डाउन नहीं हो सकता, निश्चित होती है। और एक गुणसूत्र सदा जोड़े होते हैं, यानी पेयर में होता है। ठीक है, जैसे कि 46 है जो मनुष्य का गुणसूत्र, तो 23rd पेयर होगा, कितना होगा 23 पेयर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, निम्न में से किसने स्पष्ट किया कि नवीन कोशिकाओं का जन्म पहले से विद्यमान कोशिकाओं से होता है। निम्न में से किसने स्पष्ट किया कि नवीन कोशिकाओं का जन्म पहले से विद्यमान कोशिकाओं से होता है। उत्तर लिखिए वर्ची। किसने किया था? वर्ची। कब किए थे? तो 1855 ईस्वी। यानी नए कोशिकाओं की उत्पत्ति कैसे होती? तो उससे पहले जो कोशिका यानी पुरानी कोशिकाओं से ही नए कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा जाए, माइटोसिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? माइटोसिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? उत्तर लिखिए वाल्थर फ्लोमिंग। वाल्थर फ्लोमिंग। अगला क्वेश्चन लिखिए, प्रत्येक गुणसूत्र पर दानेदार रचनाएं दिखाई पड़ती है जिन्हें क्या कहते हैं? तो उत्तर लिखिए क्रोमोमियर। क्रोमोमियर। प्रत्येक गुणसूत्र पर दानेदार रचनाएं दिखाई पड़ती है जिन्हें क्या कहते हैं? तो क्रोमोमियर कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में एक विशिष्ट स्थान होता है, उसे क्या कहते हैं? तो सेंट्रोमियर। प्रत्येक गुणसूत्र में एक विशिष्ट स्थान होता है, उसे क्या कहते हैं? तो सेंट्रोमियर। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्रों का आकार कैसा होता है? गुणसूत्रों का आकार कैसा होता है? तो भी या यू की तरह होता है। कैसा होता है? भी या यू की तरह होता है। अगला क्वेश्चन लिखिए, केंद्र के विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव का विभाजन होता है, जिसे क्या कहते हैं? तो साइटोकाइनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस कहते हैं। क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आपने नहीं लिखा तो आप लिखिए कि केंद्र के विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव का विभाजन होता है, जिसे क्या कहते? तो साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने की? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो उत्तर लिखिए बीजमैन। किसने की? तो बीजमैन। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जंतु कोशिका में सर्वप्रथम जंतु कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन का अध्ययन किया? समसूत्री विभाजन का अध्ययन किया। उत्तर लिखिए फ्लेमिंग ने। किसने किया? फ्लेमिंग ने। अब कब किया? तो 1882 ईस्वी में। कब किया? तो 1882 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन लिखिए, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम माइटोसिस शब्द का प्रयोग किया? माइटोसिस शब्द दिया। ठीक है, यानी किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम माइटोसिस शब्द दिया या प्रयोग किया? तो उत्तर लिखिए फ्लेमिंग। किसने किया? फ्लेमिंग। अगला क्वेश्चन, विषाणु की खोज किसने की? विषाणु की खोज किसने की? तो उत्तर लिखिए इवानोव्स्की। इवानोव्स्की। किसने किया? तो इवानोव्स्की। ठीक है, ये कहाँ के वैज्ञानिक है? तो रूसी वैज्ञानिक था। कब किया था? 1892 ईस्वी में विषाणु की खोज की गई थी। तो अगला क्वेश्चन लिखिए, विषाणु को जीवित तरल संक्रामक किसने दिया? विषाणु को जीवित तरल संक्रामक किसने दिया? तो उत्तर लिखिए लुई पास्चर ने। लुई पास्चर तथा बीज रिंक ने। किसने दिया? तो लुई पास्चर तथा बीज रिंक ने। तो आज का हमारा 50वां क्वेश्चन था जो आप लोगों को बताया गया। आप इसको सुनिए, लिखिए। यानी आप जैसे भी आपकी जैसी सुविधा है वैसी आप मेहनत कीजिए। बस मेरा एक ही सुझाव है कि आप जब तक मत रुकिए, जब तक मत थकिए, जब तक कि आपकी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। मतलब हमेशा चलते रहिए, दौड़ते रहिए। चलने दौड़ने का मतलब कि फिजिकली नहीं, आप पेन और कलम, जो पेन और कलम क्या एक ही है, मतलब कलम और कॉपी और किताब, जिससे आपका फ्रेंड है, जो आपकी वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड है, उससे आप ताल्लुकात अच्छा रहना चाहिए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए ताकि आपकी सफलता जल्दी और फर्स्ट अटैम्प्ट में हो। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, आप फर्स्ट अटैम्प्ट में जल्दी से जल्दी अपनी मुकाम को हासिल कीजिए। फिर मैं आप लोगों के लिए अगला सेशन में कुछ साइंस से 50 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए मैं एक ही बात बोल कर जाता हूँ, कीप प्रैक्टिसिंग। ठीक है, तो चलिए अगले फिर मैं सेशन में आप लोगों से रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए। गुड बाय।